नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप लोगों ने देखा कि कल चांद से मिलने चला अपना यान और भारत का महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 अभियान सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। और दोपहर आप देखेंगे 2:35 बजे LVM-3 रॉकेट से हरिकोटा से भरी उड़ान और पूरा होगा चंद्रयान 2 का अधूरा काम, चंद्रमा की सतह पर उतरेगा लैंडर। और आप देखेंगे 2148 किलोग्राम का प्रोपल्सन मॉड्यूल है। यह लैंडर रोवर को चांद की निकटतम कक्षा में ले जाकर छोड़ देगा और फिर चांद के चक्कर लगाएगा। और इस दौरान इसमें लगे पेलोड चांद की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। और आप देखेंगे कि 1752 किलोग्राम का लैंडर मॉड्यूल है, जिसमें 26 किलोग्राम का रोवर मॉड्यूल भी आप देखते हैं कि समाहित है। और चांद की सतह पर उतरने के बाद लैंडर से रोवर अलग हो जाएगा और लैंडर में लगे पेलोड से चांद की सतह का अध्ययन किया जाएगा। और इसमें नासा का भी पेलोड लगा है। रोवर कुछ दूरी तक चलकर चांद की सतह का अध्ययन करेगा। और आप देखिए चंदा मामा के दूर 3.84 लाख किलोमीटर है पृथ्वी से चांद की औसतन दूरी। और पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान चांद की दूरी कम और ज्यादा होती रहती है। 4.05 लाख किलोमीटर होती है पृथ्वी से चांद की अधिकतम दूरी। 3.63 लाख किलोमीटर रहती है पृथ्वी और चांद की न्यूनतम दूरी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए समय इसी आधार पर चुना गया है क्योंकि अभी चांद और पृथ्वी की दूरी कम है। और आप देखें हमारे जो इसरो के प्रमुख हैं अभी एस स्वामीनाथन, इन्होंने क्या कहा, बधाई हो भारत, चंद्रयान 3 ने चांद की ओर अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है। हमारे LVM-3 में ने यान को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा दिया है। आगे की यात्रा के लिए चंद्रयान 3 को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं। और आप देखेंगे कि इसमें आप लोगों को देखना चाहिए, ये आप देखिए धीरे धीरे से रेमा ये रेमना एक लॉन्चिंग के करीब 16 मिनट बाद आप देखिए रॉकेट से यान अलग हो गया। दूसरा आप देखेंगे इसमें अब यान अगले कुछ दिन पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर काटेगा और सबसे निकटतम कक्षा 170 किलोमीटर और अधिकतम कक्षा 36,500 किलोमीटर पर होगी। फिर आप देखते हैं कि 3 इसमें क्या होगा, पहली अगस्त के बाद पलायन वेग मिलने पर यान बंद की चांद की कक्षा की ओर बढ़ेगा। फिर आप देखें 4 क्या होगा, 4 में चांद की अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए यान 100 किलोमीटर की निकटतम कक्षा तक पहुंचेगा। और अंत में 5वीं स्थिति में 100 किलोमीटर की निकटतम कक्षा में प्रोपल्सन मॉड्यूल लैंडर को छोड़ेगा और 23 अगस्त को शाम 5:47 बजे लैंडर चांद पर उतरेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ इसरो की अगर हम लोग बात करें ना, तो आप सभी जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फाउंडर इसके कौन थे, विक्रम साराभाई। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, MS स्वामीनाथन। कौन, S सोमनाथ। ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, तो इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC में देखने को मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। चंद्रयान मिशन आप देखते हैं कि 15 अगस्त 2003 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान मिशन की घोषणा की थी। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 ने चांद के लिए उड़ान भरी थी। 8 नवंबर 2008 को यान ने चांद की कक्षा में प्रवेश किया था। और आप देखिए 14 नवंबर 2008 को यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन उसके चांद की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि की थी। फिर 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण हुआ और 20 अगस्त आप देखिए 2019 को यान ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। और 2 सितंबर 2019 को चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में चांद का चक्कर लगाते हुए चांद पर उतरने के लिए लैंडर विक्रम ऑर्बिटर से अलग हो गया। हालांकि चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर का जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया और क्रैश हो गया था ये। ठीक है, तो ये चंद्रयान के बारे में जरूर आप लोग एक सामान्य जानकारी रखिएगा। भारत और फ्रांस दूसरे देशों के लिए बनाएंगे हथियार, राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय वार्ता से पहले PM मोदी का बयान। परमाणु ऊर्जा के लिए छोटे व
अत्याधुनिक रिएक्टर बनाने में करेंगे सहयोग। भारत में बन रहा नया राष्ट्रीय संग्रहालय, विकास में फ्रांस बनेगा भागीदार। और मोदी को फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी मिला है। फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा नागरिक सैन्य सम्मान द ग्रेट क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया है। पेरिस के एलिजे पैलेस में आयोजित निजी रात्रि भोज में राष्ट्रपति मैक्रो ने गुरुवार देर रात उन्होंने यह सम्मान प्रदान किया। मोदी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मान के लिए फ्रांस का भारतीय जनता की तरफ से आभार भी जताया। ये आप देखिए, अगर फ्रांस देखना चाहें तो देखिए, ये फ्रांस है यूरोप में, ये हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा एशिया में। तो यही की बात हो रही है। ये आप देखिए, बाढ़ से दिल्ली की दुश्वारियां और बढ़ी। अब आप देखते हैं कि क्या हो चुका है, मानसून चल रहा है, बरसात हो रही है। आईजीआई पर एलिवेटेड टैक्सी वे व चौथे रनवे शुरू, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात हो रही है। ये आप देखिए, ईपीएफओ की बड़ी पेंशन पर आदेश के स्पष्टीकरण की मांग की गई। अवमानना याचिका पर भी 3 न्यायाधीशों की पीठ करेगी विचार। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण अर्जियां भी 3 जजों की पीठ को भेजी हैं। भाजपा ने आप देखिए बिहार हमले को बताया जनरल डायर जैसा कृत्य। पटना में आप देखते हैं कि बीजेपी के नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ है ना, उसी की बात हो रही है। कूनो नेशनल पार्क में 8वें चीते की मौत, व्यवस्था पर प्रश्न उठ रहे हैं। ये आपने देखा है कि मध्य प्रदेश की कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए गए थे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसकी सीमा आप देखिए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 11 सीटें। लोकसभा में 29 सीटें, 31 सीटें तो उत्तर प्रदेश में है राज्यसभा में। तो आप देखते हैं कि नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे ना, उन्हीं में आप देखते हैं कि ये मारे जा रहे हैं, उनमें से डेथ हो रही है। कटे सिर को धड़ से जोड़कर डॉक्टरों ने किया चमत्कार। ये आप देखिए, कार की टक्कर से 12 साल के लड़का का सिर धड़ से अलग हो गया था। बचने की संभावना बेहद कम थी। कई घंटों की जटिल सर्जरी के बाद मिली कामयाबी। ये आप देखिए, हमारे आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर उहद इनाओ ने किया है। आप देखते हैं कि सुलेमान का इलाज। सर्जरी के बाद सुलेमान को कोई न्यूरोलॉजिकल समस्या नहीं आई है। गजब आप देखते हैं। ज्ञानवापी परिषद की सर्वे की मांग पर सुनवाई पूरी, फैसला 21 को आएगा। मंदिर पक्ष का दावा कि ज्ञानवापी में मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे एक और शिवलिंग है और पूरी परिषद की वैज्ञानिक जांच की मांग की मस्जिद पक्ष ने जताई आपत्ति। ये आप देखते हैं कि बनारस में जो आप देखते हैं चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, और कहा जा रहा है कि इसे भगवान के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी आप देखते हैं लखनऊ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में आप देखते हैं कि 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। बनारस से ही आप लोगों को देखने को मिलता है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी ही खबरें हैं। ये आप देखते हैं कि दिल्ली में पानी की समस्या बहुत बनी हुई है। किसकी? पीने के पानी की नहीं, बाढ़ के पानी की बात कर रहा हूं मैं। बीसीडी ने पहली बार एक साथ निलंबित किया 15 अधिवक्ताओं का मंजीकरण। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट पर बीसीडी ने की कार्रवाई, अधिवक्ताओं से मांगा स्पष्टीकरण। 5 जुलाई को अवैध उगाही को लेकर आप देखिए दो गुट आमने सामने आ गए थे। पथराव के साथ ही अदालत परिसर के अंदर फायरिंग की गई थी। पूरी घटना कैमरे में कैद हुई थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच में भी सामने आया था कि यह घटना अवैध धन की उगाही के बंटवारे को लेकर हुई थी। और सूत्रों के अनुसार पार्किंग चैम्बर निर्माण से लेकर कई प्रकार से होने वाली अवैध उगाही के धन को लेकर विवाद था और दोनों पक्ष बड़े हिस्से का दावा कर रहे थे। इतना ही नहीं, अवैध उगाही के लिए बाहरी लोगों को भी शामिल किया गया था। चलिए, सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी सीबीआई को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से याचिका पर 28 जुलाई तक मांगा है जवाब। ये आप देखते हैं जो आबकारी नीति आई थी ना, शराब नीति और शराब घोटाले की बात हुई थी, उसी में आप देखते हैं कौन फंसे हुए हैं? मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है और इसकी आप स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर
देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी, नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की, 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। सीबीआई का मामला गंभीर दुर्बलताओं, विसंगतियों व विरोधाभासों से भरा है, कोर्ट कह रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश ने भ्रष्टाचार के मामले में डीडीए के कानूनों को किया बरी। और सीबीआई ने 2018 में 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते कानूनगो को किया था गिरफ्तार। बिना पूंजी वालों को भी समृद्ध बना सकती है सहकारिता। सहकारिता क्षेत्र में एफपीओ पर महासंगोष्ठी। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का जीडीपी अंशदान बढ़ाने में आप देखते हैं कि एफपीओ की अहम भूमिका है। पशु और मत्स्य पालन को मजबूत करने पर जीडीपी संग रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सहकारिता क्षेत्र में 2027 तक 1100 नए किसान उत्पादक संगठनों की बात हो रही है, बनाए जा रहे हैं, जो किसानों के जीवन स्तर को सुधारेंगे। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ने एफपीओ में अच्छा काम किया है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। चुनावी बॉन्ड की पारदर्शिता पर कांग्रेस ने फिर सवाल उठाए। और आप लोगों को बता दूं, जो आप देखते हैं कि क्या होता है, जो पार्टी सत्ता में होती है उसे सबसे ज़्यादा चुनावी चंदा मिलता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। साइबर सुरक्षा के लिए सभी देशों को मिलकर करना होगा काम, वैष्णव साहब करें, अश्विनी वैष्णव साहब ने कहा है। 64,000 करोड़ से सुधारा जा सकता है देश का स्वास्थ्य ढांचा, मांडविया साहब कह रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। समान नागरिक संहिता पर प्रतिक्रिया देने के लिए 28 जुलाई तक का समय है। ये आप देखते हैं कि सबके लिए समान कानून की बात हो रही है ना, और विधि आयोग इस पर आप देखते हैं कि क्या मांग रहा है, सुझाव मांग रहा है, तो लोग दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को मिले 2 नए जस्टिस, भुइया और भट्टी ने ली शपथ। ग्राम स्वराज अभियान के प्रति राज्यों की सुस्ती, वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत होने के बाद भी नहीं दिए आवश्यक दस्तावेज, अनुपयोगी पड़ा है सरकार का पैसा, और बजट जारी करने में भी होती है दीदी। 2018 में पीएम मोदी ने शुरू की थी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत। और चुनौतियां बढ़ रही, शहरी नियोजन पर नई दृष्टि की जरूरत है। अर्बन कॉन्क्लेव में विशेषज्ञों ने कहा है कि नए शहर बनाने के साथ चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। शहरों में बढ़ रही समस्याओं को देखते हुए सार्वजनिक परिवहन को मजबूत भी करना होगा। अफ्रीकी यूनियन को समूह में शामिल करने पर G20 सहमत हुआ है। किसी बड़े वैश्विक समूह में अफ्रीकी देशों को अपने पहली बार मिलेगा प्रतिनिधित्व। भारत ने वाली बैठक में कहा था कि गरीब और विकासशील देशों को प्रतिनिधित्व देना उसकी अहम प्राथमिकता होगी। 14 देशों के शेरपा भाग ले रहे हैं कर्नाटक में हो रहे G20 बैठक में। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सदस्य देशों के प्रमुखों को लिखा था पत्र। सितंबर 2023 में आप देखिए शिखर सम्मेलन में अंतिम मंजूरी मिलने के आसार हैं। G20 की अध्यक्षता हम लोग कर रहे हैं ना, उसी की बात हो रही है। G20 को आप लोग ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना की सबसे पहले तो आप लोग याद रखिए कब हुई थी इसकी स्थापना, 26 सितंबर 1999 में। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका काम है। सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगा। अब आप देखेंगे राजनीति की खबरें हैं, तो आप लोग एक देख लिया करिएगा। मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा हमारे नेताओं के बयान आप लोगों के लिए मायने रखते हैं, क्योंकि किसी भी तरह के आप देखते हैं कि बयान देते रहते हैं। आप देखते हैं हमारे देश में जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, करवाता कौन है, ये आप लोगों को बताना चाहिए। इसके बारे में, चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग नीचे लिखिएगा। पीएम ने बास्टी डे परेड में लिया हिस्सा, भारतीय दस्ते ने किया मंत्रमुग्ध। और 241 सदस्यीय भारतीय दस्ते ने किया सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च, फ्लाई पास्ट में भी लिया हिस्सा। आप देखिए पीएम ने फ्रांस को बताया मजबूत और भरोसेमंद भागीदार। मैक्रो बोले भारत विश्व इतिहास में एक दिग्गज है। आप देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब गए हुए हैं कहाँ, फ्रांस यात्रा पर।
मोदी व्यवसाय में महिलाओं और बेटियों का समर्थन करने के इच्छुक है। सनेल की सीईओ लीना नायर ने आप देखिए कहा पीएम मोदी से मिलकर बेहद खुशी है। लीना ने कहा भारत के हस्तशिल्प को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये आप देखते हैं मैक्रो ने भारतीय प्रधानमंत्री को ये उपहार भी दिए। उसके राष्ट्रपति मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी को कुछ उपहार भी भेंट की। इनमें आप देखिए एक उपहार 1916 में ली गई एक तस्वीर की पीती है जिसमें एक व्यक्ति इंडियन एक्सपेडिशनरी फोर्स के सिख अधिकारी को फूल भेंट कर रहा है। यह तस्वीर 14 जुलाई 1916 को सैन्य परेड के दौरान ली गई थी। इसकी मूल तस्वीर फ्रांस के राष्ट्रीय पुस्तकालय में सुरक्षित है। यह तस्वीर उन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने 1914 से 1918 के में फ्रांस के साथ यूरोप में लड़ाई लड़ी थी। और प्रधानमंत्री को 11वीं सदी के सालोमेन चेसमैन की एक प्रतिकृति भी भेंट की गई। यह शतरंज के खेल की भारतीय उत्पत्ति और भारत व यूरोप के बीच व्यापार के लंबे इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी मौलिक कीर्ति भी फ्रांस की राष्ट्रीय पुस्तकालय में रखी है। इसके अलावा मैक्रो ने प्रधानमंत्री को 1913 से 1927 के बीच प्रकाशित साहित्यकार मार्सेल प्रूस्ट के उपन्यास इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम की श्रृंखला भी भेंट की है। एक गुदड़ी के लाल ने रोशन किया नाम। चंद्रयान-3 मिशन में शामिल सोहन के पिता ट्रक चलाते हैं। ये आप लोगों के लिए क्या हो सकती हैं। ये आप देखिए मिशन में समस्तीपुर के अमिताभ की भी भूमिका है। हर विश्वविद्यालय में बनेगा इंडस्ट्री रिलेशन सेल, गाइडलाइनर तैयार। विश्वविद्यालय उद्योगों के बीच जुड़ाव को मिलेगी मजबूती। शोध और विकास के लिए भी गठित होंगी क्लस्टर कमेटियां। मेले के अंत में आप देखते हैं कि दिन हरिद्वार में उमड़ा कांवड़ी यात्रियों का सैलाव। इस्लाम में चरमपंथ के लिए कोई जगह नहीं है, मानव की रक्षा में विश्वास, अल ईसा कह रहे हैं। ये आप देखते हैं कि गुरुवाणी के सीधे प्रसारण के लिए 24 जुलाई से शुरू होगा SGPC का यूट्यूब चैनल। मणिपुर में इंटरनेट प्रतिबंध हटाने के मामले में 17 को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये आप देखते हैं जो मणिपुर में चल रहा है, जाति हिंसा हुई है, उसी को लेकर आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हो चुकी है। ये आप देखते हैं कि अभी आपने देखा होगा आप चिंटी मारने को हथौड़ा नहीं चला सकते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है। फेक न्यूज पर कोर्ट की टिप्पणी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि इंटरनेट मीडिया पर सरकार के खिलाफ फेक न्यूज पर हाल के सूचना तकनीक नियमों में संशोधन सरकार की ओर से उठाया गया अतिरिक्त से भरा कदम हो सकता है। कोर्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि आप चींटी को मारने के लिए हथौड़ा नहीं ला सकते हैं। देख लीजिए। जीवाश्म पार्क के भ्रमण संग अप्रतिम नैसर्गिक सौंदर्य निहारने का अवसर ही आप देखेंगे। धन्यवाद की बात हो रही। झारखंड का साहिबगंज जिला अनूठा पर्यटन केंद्र, मन लोभाते हरे भरे वन, जल प्रपात और पक्षी विहार। ये आप देखिए संपादकीय पार्ट है, एडिटोरियल वाला पार्ट है। ये भी आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं आपको। आप देखते हैं कि एक सामान्य जानकारी भी मिलती है यहाँ से। कानून का उपहास उड़ाने की प्रवृत्ति। ये आप देखिए कानून और नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद उसका परिणाम भुगतने से बच निकलना नेहरू गांधी परिवार की खास फितरत रही है। अतीत में यह परिवार इसमें सफल होता रहा है, लेकिन इस बार परिवार खुद को मुश्किल में फंसा देख रहा है। ताजा मामला मोदी सरनेम पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा है। यदि राहुल गांधी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो कानून के शिकंजे से बच निकलने वाली परिवार की परंपरा टूट जाएगी। इस सिलसिले की शुरुआत प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर से हो गई थी। नेहरू सरकार के दौर में हुए जीप घोटाले की जांच के लिए बनी समिति ने उसमें गड़बड़ी पाई, लेकिन उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। बाद में यह जानकारी आई कि जीप आपूर्ति करने वाली ब्रिटिश कंपनी के साथ सौदा संदिग्ध था और उस कंपनी से जीप खरीद के सौदे का निर्देश प्रधानमंत्री कार्यालय से ही सीधे लंदन स्थित उच्चायुक्त को दिया गया था। तब उच्चायुक्त रहे BK कृष्ण मेनन ने
अपने दस्तखत से जीप खरीद का सौदा किया, जबकि उस समझौते पर दस्तखत संबंधित अधिकारी के होने चाहिए थे। उस कंपनी को 1,72,000 पाउंड एडवांस भी दिए गए थे। जब जीप घोटाले पर हंगामा हुआ तो मेनन के खिलाफ कार्रवाई के बजाय 3 फरवरी 1956 को उन्हें केंद्र में बिना विभाग का मंत्री बना दिया गया। अगले साल उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। मेनन को संतुष्ट इसलिए रखा गया ताकि जीप घोटाले के दाग किसी अन्य हस्ती पर ना लगे। हालांकि मेनन ने, आप देखते हैं, जीप घोटाले की असली कहानी 1969 में एक पत्रकार को बताई, जो चुनावी सभाओं में मेनन के लिए दुभाषीय का काम कर रहे थे। मेनन तब बंगाल के मिदनापुर से लोकसभा का उपचुनाव लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कहानी तो बहुत पुरानी भी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1975 में उनका लोकसभा निर्वाचन रद्द किया और इंदिरा गांधी ने न्यायालय के आदेश का पालन करने की बजाय ऐसी परिस्थितियां बना दी कि आपातकाल लगा दिया, और उस दौरान तमाम ज्यादतियों के बावजूद वह कानूनी शिकंजे से बच नहीं की। स्पष्ट है कि यह परिवार हमेशा खुद को नियम कानून से ऊपर मानता रहा है, लेकिन अब परिदृश्य बदल रहा है। पहले कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में रहती थी, मगर अब उसके पास लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनने की पात्रता भी नहीं है। याद रहे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर हैं। इस परिवार के साथ एक रुझान यह भी रहा है कि भले ही उन पर कार्रवाई अदालत करें, लेकिन उनके समर्थक उसे सरकार और विरोधी दलों की साजिश के रूप में प्रचारित करते हैं। 1977 में इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरुद्ध कांग्रेसियों ने मोरारजी देसाई सरकार के खिलाफ हंगामा किया था। इसी तरह कांग्रेसियों ने राहुल गांधी के खिलाफ अदालती निर्णय को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हंगामा किया, उसे जारी रखे हुए है। आपातकाल की ज्यादतियों के खिलाफ मोरारजी देसाई सरकार ने सहाय आयोग गठित किया था। संजय गांधी और उनके समर्थकों ने, आप देखिए, सहाय आयोग की सुनवाई स्थल पर जाकर भारी तोड़फोड़ की थी। 1979 में मोरारजी देसाई सरकार गिर गई। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। जब इंदिरा गांधी ने चरण सिंह को संदेश भिजवाया कि संजय गांधी के खिलाफ मोरारजी सरकार के दौर में शुरू हुए मुकदमे वापस करा लिए जाएं, तो चरण सिंह इसके लिए तैयार नहीं हुए। इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस लिया और चरण सिंह की सरकार गिर गई। फिर 1980 में, आप देखिए, इंदिरा गांधी सत्ता में लौटी तो संजय के खिलाफ मामलों में अभियोजन पक्ष से ढिलाई बरतनी शुरू कर दी, और अंततः न केवल संजय बल्कि बीसी शुक्ल जैसे उनके साथी भी बरी हो गए। बोफोर्स तोप खरीद में दलाली और घोटाले के दाग भी नेहरू गांधी परिवार के दामन पर पड़े हैं। राजीव गांधी भी इसकी जद में आए। उस खरीद में दलाली के भुगतान की बात थी, जबकि दलाली लेने की भारत सरकार से पहले ही मनाही कर रखी थी। बीपी सिंह की सरकार ने उस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई। बीपी सिंह सरकार गिरने के बाद राजीव के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने बाहर से समर्थन देकर चंद्रशेखर सरकार बनवाई। सरकार बनते ही राजीव गांधी ने चंद्रशेखर पर यह दबाव डाला कि वह बोफोर्स केस को ठंडे बस्ते में डाल दें। चंद्रशेखर ने ऐसा करने के बजाय प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। राजीव गांधी ने को इसकी कतई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने चंद्रशेखर को संदेश भिजवाया कि इस्तीफा वापस ले लीजिए, पर चंद्रशेखर ने यह कहते हुए उनकी बात ठुकरा दी कि राजीव जी, मैं प्रधानमंत्री पद को मजाक का विषय मत बनाइए। वाजपेयी सरकार के दौरान सीबीआई ने बोफोर्स मामले को लेकर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। राजीव गांधी, आप देखते हैं कि गांधी के निधन के बाद उनका नाम आरोप पत्र के दूसरे कॉलम में दर्ज था, जैसा कि मृतक आरोपित के साथ होता है। फरवरी 2004 में जब दिल्ली हाईकोर्ट ने बोफोर्स मामले में राजीव गांधी तथा अन्य के खिलाफ घूसखोरी के आरोप खारिज कर दिए, तो वाजपेयी सरकार ने उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से देर कर दी, और इस बीच मनमोहन सिंह सरकार के नेतृत्व में सरकार बन गई, और उस सरकार से अपील की उम्मीद बेईमानी ही थी। और इस बीच बोफोर्स मामले में यह उल्लेखनीय घटना क्रम सामने आया, और आप देखते हैं कि नवंबर 2019 में आयकर विभाग ने बोफोर्स दलाल बिन चड्डा के मुंबई स्थित फ्लैट को करीब 12 करोड़ रुपए में नीलाम कर दिया, क्योंकि आयकर न्यायाधिकरण ने पता लगाया कि बोफोर्स में दलाली ली गई थी और उस रकम पर भारत में कर देनदारी भी बनती थी। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ही सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट और एजेंसियों ने नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। वास्तव में यह पूरा मामला स्वामी, अदालत और परिवार के बीच है, फिर भी कांग्रेस इसे राजनीतिक रंग देने से बाज नहीं आ रही है। शायद परिवार इसी भ्रम में है कि वह किसी भी कानूनी कार्रवाई से परे है। पता नहीं यह प्रवृत्ति इस परिवार और पार्टी को कहां ले जाएगी। लेखक, राजनीतिक विश्लेषण और वरिष्ठ स्तंभकार हैं। इनका नाम है सुरेंद्र किशोर। इनके द्वारा आप देखते हैं यह आर्टिकल लिखा गया है। एक बार फिर सवालों के घेरे में सीसेट। ये आप देखिए, यह चिंताजनक है कि सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में एप्टीट्यूड टेस्ट वाले प्रश्न पत्र विसंगतियां कायम है। आप लोगों की जो सिविल सर्विस परीक्षा है ना, उसमें दूसरा पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसी की बात हो रही है। सिविल सेवा परीक्षा
प्रारंभिक परीक्षा के एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसेट वाले प्रश्न पत्र को लेकर एक बार फिर विरोध के स्वर मुखर है। छात्र इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। कुछ सांसद भी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा में पैटर्न से बाहर के सवाल पूछे गए थे, इसलिए पासिंग मार्क्स घटाया जाए। और इसी सिलसिले में एक याचिका का संज्ञान लेते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट अर्थात सीसेट 2023 के कट ऑफ को कम करने की मांग पर जल्द निर्णय लेने को कहा है। याचिका में मांग की गई है कि सीसेट प्रश्न पत्र कट ऑफ 33 से आप देखिए 23% किया जाए। हालांकि संघ लोक सेवा आयोग ने सीसेट प्रश्न पत्र के प्रश्नों का स्तर 10वीं कक्षा के स्तर का होने की बात कही है, लेकिन इस वर्ष में ये प्रश्नों का स्तर वैसा नहीं पाया गया। छात्रों का रोष मुख्यतः इसी पर है। भले ही सीसेट प्रश्न पत्र क्वालिफाइंग ही क्यों ना हो, लेकिन इसमें न्यूनतम 33% तक अंक लाना तभी संभव हो सकेगा जब परीक्षार्थी बहुत अच्छा हो। एक बात और आपको बताऊं, और हम लोग ये तो कह ही नहीं सकते हैं कि ये सिलेबस से बाहर का था, क्योंकि आप देखिए एक लाइन में उन्होंने कह दिया कि आप लोगों को ये पढ़ना है। अब एक लाइन में कह दिया तो उसमें सब कुछ समाहित है, तो वो उनके पास ये ऑप्शन हो जाता है। वर्ष 2011 से ही सिविल सेवा परीक्षा का सीसेट प्रश्न पत्र लगातार विवादों और संदेह के घेरे में है, और किसी भी प्रश्न पत्र का इतिहास एक जैसा बुरा नहीं रहा है। इस प्रश्न पत्र को लेकर मुख्यतः दो प्रश्न उठाए जाते हैं। पहला, अच्छे प्रशासकीय मस्तिष्क और व्यक्तित्व वाले युवाओं के चयन में सीसेट के प्रश्न पत्र की व्यवहारिक भूमिका को लेकर। दूसरा, इस प्रश्न पत्र के औचित्य को लेकर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे किसी वर्ग विशेष को अतिरिक्त लाभ पहुंचाने के लिए लाया गया हो। प्रारंभिक परीक्षा मूलतः एक प्रवेश द्वार की तरह है जो मुख्य परीक्षा तक पहुंचाने का काम करता है। इसे हम छटनी का चरण कर सकते हैं, लेकिन इस चरण में ही सीसेट प्रश्न पत्र को इतना कठिन कर दिया गया है कि इस बार की प्रथम रैंक पर आई इशिता किशोर इससे पहले की दो अपनी परीक्षाओं में प्रारंभिक स्तर को ही पार नहीं कर पाई नहीं कर पाई थी। 26 रैंक वाली गुंजिता अग्रवाल इस प्रश्न पत्र को 5वीं बार में क्वालिफाई कर पाई हैं। इस हादसे के शिकार अधिकांश परीक्षार्थी हो रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के मानसिक परीक्षण में परस्पर सामंजस्य का नितांत अभाव आपको देखने को मिलेगा। और प्रशासनिक परीक्षण की दृष्टि से मुख्य परीक्षा महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक नहीं, लेकिन उसे गणित का सहारा लेकर अति महत्वपूर्ण बना दिया गया है। अपनी संपूर्ण उच्च स्तरीय और संवेदनशील दायित्वों के निर्वाह के दौरान मुझे ऐसी गणितीय ज्ञान की जरूरत कभी नहीं पड़ी, इसलिए मेरे पास हमेशा वित्त के विशेषज्ञ रहे हैं। शायद यूपीएससी यह भूलती जा रही है कि प्रशासकों के रूप में उसे विशेष विशेषज्ञों की भर्ती नहीं करनी होती है। सीसेट समर्थक इसे बेस्ट ब्रेन की कसौटी मानकर इसका समर्थन करते हैं। प्रश्न है कि प्रशासन के लिए बेस्ट ब्रेन किसे कहा जाएगा। पिछले 53 वर्षों से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। क्या एक भी ऐसा उदाहरण है इस पुरस्कार विजेताओं में कि से कोई श्रेष्ठ उद्यमी बना हो। आइंस्टीन को जब इजराइल का राष्ट्रपति बनने का प्रस्ताव मिला तब उन्होंने उसे यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। क्या हमारे महान गणितज्ञ रामानुजन का एक सफल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन सकते थे। यूपीएससी द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट साफ तौर पर बताती है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली की झुकाव पूरी तरह से इंजीनियर्स की ओर है, और जिसे आप देखते हैं कि जिसे वह सीसेट के माध्यम से पूरा करती है। 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार सफल होने वाले कुल छात्रों में आप देखिए 64.9% इंजीनियर्स थे, और अगले वर्ष उनका प्रतिशत 70% हो गया। कारण है कि सीसेट प्रश्न पत्र दूसरों के लिए अत्यंत कठिन होता है, किंतु इंजीनियर्स के लिए कहीं आसान होता है। यदि संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वालों का भी प्रोफाइल डाटा दे तो यह साफ हो जाएगा कि अन्य विषयों के युवा प्रारंभिक स्तर पर ही बाहर हो जाते हैं, और जब पहली परीक्षा में आप लोग पास नहीं हो पाएंगे तो आप मुख्य परीक्षा में कहाँ पहुँच पाएंगे। सीसेट का जो प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है उससे भी यह झुकाव साफ साफ दिखता है। और इसके पाठ्यक्रम में कुल 7 विषय हैं। इसमें से इस वर्ष केवल 2 विषयों में कुल 80 में से लगभग आप देखिए 65 प्रश्न पूछे गए। 65 में से करीब 40 प्रश्न हायर मैथ्स से थे। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता और सामान्य मानसिक योग्यता वाले प्रश्न लगभग 12 थे, जो सभी के लिए सामान्य होते हैं। पाठ्यक्रम में आप देखते हैं कि संचार कौशल, निर्णय समस्या समाधान जैसे विषय भी शामिल है, लेकिन इससे आज तक प्रश्न नहीं पूछे गए। चार्ट, ग्राफ, तालिका आदि पर प्रश्न सिरे से गायब थे। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्या इसलिए कि इस प्रश्नों पर को अन्य परीक्षार्थी भी हल करने की स्थिति में है। सीसेट के क्वालिफाइंग मार्क्स से 33%। चयन सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र के आधार पर होता है। पिछले वर्ष इस प्रश्न पत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए कट ऑफ मार्क्स 34.88% थे, लेकिन उन्हें भी सीसेट में 33% स्कोर करना था, अन्यथा उनके सामान्य ज्ञान की पुस्तिका का मूल्यांकन ही नहीं होता। क्या इन दोनों प्रश्न पत्रों के स्कोर का लगभग समान हो जाना इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
और सीसेट को लेकर गठित निगवेकर समिति ने इस प्रश्न पत्र को स्पष्ट तौर पर शहरी परीक्षार्थियों के अनुकूल और ग्रामीण परीक्षार्थियों को प्रतिकूल बताया। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग कि वह इस प्रश्न पत्र को सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड वाला बनाने की बजाय साल दर साल एक वर्ग विशेष के पक्ष वाला बनाता जा रहा है। आखिर ऐसा अन्याय कब तक चलेगा? लेखक पूर्व सिविल सेवक हैं ये, आप देखिए डॉक्टर विजय अग्रवाल, इन्हें आप लोग सुनते रहते होंगे, इनके द्वारा लिखा गया है और जरूर सुना करिएगा आप लोग। यूपीएससी की बात करें तो पब्लिक सर्विस कमीशन है ना, उसी की बात हो रही है। 1 अक्टूबर 1926 में इसकी स्थापना हुई थी और एक संवैधानिक संस्था है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आप देखते हैं कि भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, यहाँ भी आप देखिए कॉलम सुख दुख, यदि इंद्रियों की अनुभूतियां मन के अनुकूल होती हैं तो प्राणी सुख अनुभव करता है और प्रतिकूल होती है तो दुख अनुभव करता है। पढ़ लिया करिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखते हैं कि गर्भ का एक और क्षण, चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, उसके विज्ञानियों के साथ साथ देशवासियों के लिए गर्व का एक और अविश्वसनीय क्षण है। इसरो ने एक बार फिर देश के साथ दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और अपनी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए। तीसरे चंद्रयान के सफल प्रक्षेपण के रूप में अभी पहली और प्रारंभिक सफलता प्राप्त हुई है। इस यान की आगे की यात्रा चुनौतीपूर्ण और जटिल है, लेकिन यह आशा की जा रही है कि इस बार हमारा चंद्रयान सभी चुनौतियों का सामना करते हुए गंतव्य तक पहुंचेगा और भारत का मान बढ़ाने के साथ विश्व को चमत्कृत करेगा। इस आशा का कारण यह है कि इस इसरो के विज्ञानियों ने चंद्रयान 2 अभियान की आंशिक विफलता से हार नहीं मानी और उससे सीख लेते हुए इस नए अभियान में ऐसे परिवर्तन किए जिससे वांछित परिणाम प्राप्त होने की आशा बढ़ गई है। और इस आशा का एक कारण इसरो की ओर से अब तक हासिल की गई बेसफलताएं थी भी हैं जो मिसाल बन चुकी हैं। चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने में करीब 40 से 45 दिन लगेंगे। स्पष्ट है कि उस क्षण की प्रतीक्षा भारत के साथ विश्व भर को है, क्योंकि यदि हमारे इस अभियान का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर सफलतापूर्वक उतर गया जाता है तो यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का संसार का पहला देश होगा। अभी तक किसी भी देश का चंद्रयान चंद्रमा के उस दक्षिणी छोर पर नहीं पहुंच सका जहां अंधेरा रहता है और जहां के रहस्य आबूझ हैं। माना जाता है कि वहां बर्फ के भंडार साथ खनिज भी है। चांद के दक्षिणी छोर पर चंद्रयान 3 के पहुंचने से न केवल चंद्रमा के बारे में अनेक नई जानकारियां मिलेंगी, बल्कि अंतरिक्ष अभियानों को यही कहीं अधिक सुविधाजनक तरीके से संचालित करने में मदद भी मिलेगी। अब जब इसरो ने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के साथ सफलता की नई गाथा लिख दी है, तब फिर यह देखा जाना चाहिए कि जैसी उत्कृष्टता यह संस्था हासिल कर रही है और दुनिया में अपनी ख्याति बढ़ा रही है, वैसी सफलताएं हमारी अन्य संस्थाएं क्यों नहीं प्राप्त कर पा रही हैं। भारत की कोशिश यह होनी चाहिए कि सफलता के जैसे झंडे अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इसरो ने गाड़े हैं, वैसे ही अन्य संस्थाएं भी अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठता सिद्ध करके दिखाएं। देश की चहुमुखी और तेज प्रगति के लिए यह अनिवार्य है कि जो भी संस्थान इंजीनियरिंग, मशीनरी, तकनीक के विभिन्न पहलुओं के साथ उद्योग आदि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप देखेंगे कि उनके लिए इसरो प्रेरणा स्रोत बने हैं। वास्तव में इस पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है और अपनी दक्षता कुशलता से अपने काम में जैसी सफलता इसरो हासिल कर रहा है, वैसी ही रक्षा उपकरणों समेत अन्य तमाम उपकरण बनाने विकसित करने वाली संस्थाएं क्यों नहीं अर्जित कर पा रही हैं। राहत एवं बचाव का आप देखिए भारी वर्षा हो रही है, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। सुख पर जीवन की तलाश, ये पृथ्वी के अतिरिक्त सौरमंडल के अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना का विचार लंबे समय से अंतरिक्ष विज्ञानियों और जन सामान्य का ध्यान आकर्षित करती रही। वर्तमान में इस जीवन की संभावित ग्रहों की सूची में मंगल के अलावा शुक्र भी शामिल हो चुका है। इसका कारण पिछले डेढ़ दो दशक में शुक्र के वातावरण में घटित हो रही रासायनिक प्रक्रियाओं को लेकर हमारी समझ में हुई बढ़ोतरी है। हाल में ब्रिटेन स्थित कार्डिफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैन ग्रिप्स और उनकी टीम ने खगोल विज्ञानी की एक राष्ट्रीय गोष्ठी में शुक्रवार का जीवन योग्य परिस्थितियों की मौजूदगी को लेकर एक शोध पत्र प्रस्तुत किया है। इस शोध पत्र का स्पष्ट निष्कर्ष है कि शुक्र के तपते और जहरीले वायुमंडल में फास्फीन नामक एक गैस है जो वहां पर जीवन की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। टेलीस्कोप की सहायता से आप देखिए विज्ञानियों को शुक्र के वायुमंडल के निचले इलाके में फास्फीन की मौजूदगी के सशक्त प्रमाण मिले हैं। यह फास्फीन गहरे स्तर पर विद्यमान है। इससे शुक्र के अम्लीय बादलों में सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी की उम्मीद पुनर्जीवित हो गई है। विज्ञानियों के अनुसार शुक्र पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, पर फास्फीन का मिलना बेहद असाधारण बात है क्योंकि यह एक सशक्त बायो से नेचर जैव चिन्ह है। फास्फीन को एक बायो से नेचर मानने का एक बड़ा कारण यह भी कि पृथ्वी का पर फास्फीन का संबंध जीवन से है।
फास्फीन गैस के एक अणु में 3 हाइड्रोजन परमाणु से घिरे फास्फोरस परमाणु होते हैं, और जैसे अमोनिया में 3 हाइड्रोजन परमाणु से घिरे नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। पृथ्वी पर आप देखिए यह गैस औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होती है। यह कुछ अवायवीय जीवाणुओं द्वारा भी निर्मित होता है जो ऑक्सीजन विरल वातावरण में रहते हैं, जैसे कि सीवर, भराव क्षेत्र या दलदल में। इस गैस को सूक्ष्म जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उत्सर्जित करते हैं। शुक्र पर आप देखिए फास्फीन की खोज के 2 मायने हैं। एक, शुक्र पर जीवित सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, लेकिन शुक्र की सतह पर नहीं बल्कि उसके बादलों में, और क्योंकि शुक्र की सतह किसी भी प्रकार के जीवन के अनुकूल नहीं है। उल्लेखनीय है कि फास्फीन या उसके स्रोत जिन बादलों में मिले हैं वहाँ तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। दूसरा, एक सूक्ष्म जीव उन भूगर्भीय या रासायनिक प्रतिक्रियाओं से निर्मित हो सकते हैं जो हमें पृथ्वी पर नहीं दिखते हैं। ऐसे में इस खोज से यह दावा नहीं किया जा सकता है कि हमने वहाँ जीवन खोज लिया है, लेकिन यह भी नहीं कह सकते हैं कि वहाँ जीवन नहीं है। यह एक संभावना जगाने वाली खोज है जो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नए द्वार खोलती है। ये आप देखिए यहाँ भी छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं, देख सकते हैं आप लोग। ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी पहल। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन की सफलता के बाद भारत की पहल पर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन मूर्त रूप ले रहा है। जैव ईंधन के विकास के लिए आप देखिए अमेरिका ब्राजील का साथ मिल रहा है, और सालाना 3% की दर से हमारी ऊर्जा खपत बढ़ रही है। अभी देश की ईंधन जरूरत को पूरा करने के लिए हमें 80% कच्चा तेल आयात करना पड़ता है। ऐसे में जैव ईंधन को बना नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन माना जा रहा है। इससे भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता का सपना पूरा कर सकेगा। हमें आयात भी कम करना पड़ेगा। सहकारी समितियों की भूमिका भी बताई जा रही है। इन रिश्तों को क्या नाम दें? खरी खरी तंज कसा जाता है, एक तरह से आप देखेंगे। लाठीचार्ज से भाजपा को मिला नया मुद्दा बिहार में। दूर होती लैंगिक असमानता। इसमें दो राय नहीं है कि जिस राष्ट्र ने अपने यहाँ लैंगिक समानता का संरक्षण किया उसमें विकसित राष्ट्रों को के सपने को साकार किया है। अब आप देखिए, कहते हैं ना कि एक आप देखते हैं कि रथ के 2 पहिए, महिला और पुरुष, और आप देखिए महिलाएं अगर पीछे रहती हैं तो देश कहाँ तरक्की कर पाएगा। और विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर इंडेक्स वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2023 की रिपोर्ट में इस बार भारत इस सूचकांक में 8 अंकों की सुधार करते हुए 146 देशों में 127वें स्थान पर रहा है। वहीं पाकिस्तान 142वें, बांग्लादेश 59वें, चीन 107वें, नेपाल 116वें, श्रीलंका 115वें और भूटान 103वें स्थान पर रहा है। आइसलैंड पहले स्थान पर रहा है। तो और भारत आप देखिए 2022 में 135वें स्थान पर था, इस बार 127वें स्थान पर है। याद रखिएगा। यह सूचकांक 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था, जो विश्व स्तर पर आप देखिए लैंगिक समानता को मापता है। ये आप देखिए, आपको बताना है विश्व आर्थिक मंच के बारे में एक सामान्य जानकारी दीजिए। हम लोग कई बार इस पर बात कर चुके हैं। वैश्विक मांग में कमी से जून में निर्यात 22% घटा। अमेरिका यूरोपीय देशों में सुस्ती का दिख रहा है असर। 32.9 अरब डॉलर रहा जून में कुल वस्तु निर्यात। 42.2 अरब डॉलर का निर्यात था जून 2022 में। 53 अरब डॉलर का वस्तु आयात रहा पिछले महीने में। 64.3 अरब डॉलर आयात था पिछले वर्ष जून में। आयात का मतलब होता है आप लोग कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं। पहली बार 66,000 के पार हुआ सेंसेक्स, ये आप देखेंगे। 2 माह के उच्च स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार। जून में खाद्य तेलों का आयात 39% बढ़ा। रुपये में विदेशी व्यापार के लिए गाइडलाइन जल्दी। 7,338 लंबित मामले वापस लेगा कारपोरेट मंत्रालय। कोयले से गैस ईंधन बनाने की योजना पर विचार कर रहा है केंद्र। 6,000 करोड़ रुपए की योजना ला सकती है सरकार। प्राकृतिक गैस, मैथाइल, अन्य जरूरी उत्पाद का निर्यात घटेगा। सोने के ज्यादा मूल्य की वजह से ज्वेलरी की मांग घटी। नई प्रणाली में आप देखिए 7.27 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई असर नहीं, कोई कर नहीं। आप देखिए हमारी वित्त मंत्री साहिबा कर रही है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। अमेरिकी उच्च सदन सीनेट की समिति ने समर्थन में पास किया है। और पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के महीने भर के भीतर उठाया गया कदम। और पेटन की राष्ट्रीय सुरक्षा को चीन से गंभीर खतरा। ये आप लोगों को बता दूं, अरुणाचल प्रदेश है ना, ईटानगर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा भूटान, ये आप देखिए चाइना, और आप देखते हैं कि म्यांमार से लगती, असम और नागालैंड राज्य से लगती है। इसे चाइना अपना हिस्सा बताता रहता है ना। एलएसी की स्थिति पर जयशंकर की बांग ई से जकार्ता में वार्ता। पूर्वी लद्दाख स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा है ना, उसी की बात हो रही है। यहां आप देखिए
आसियान रीजनल फोरम की बैठक में मिले दोनों नेता। चीन के पूर्व विदेश मंत्री व कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वांग। अमेरिका में गदर मेमोरियल में सजे स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र आप लोग देख सकते हैं। ये पाक में अल्पसंख्यकों का मतांतर और जबरन विवाह कराया जा रहा है। आप देखेंगे पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू गए हुए थे अल्पसंख्यक के रूप में, कहते हैं उनकी संख्या या तो ना के बराबर बची हुई या मार दिया गया उनके, या आप देखिए देश छोड़ने पर मजबूर किया गया उन्हें। यूक्रेन में लड़ाकों को लड़ने की मिली अनुमति, वैगनर का अस्तित्व खत्म। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों ने दक्षिण अफ्रीका में किया, आप देखते हैं कि मंथन। ब्रिक्स के बारे में जानते हैं? इसमें आप देखते हैं कि रसिया, चाइना, इंडिया और ब्राजील आपको देखने को मिलेगा। साउथ देखने को मिलेगा, क्या दक्षिण अफ्रीका भी देखने को मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका में भीषण हिंसा के बाद 4 प्रांतों में लगी सेना। आप देखिए पूर्व राष्ट्रपति जैकब की जेल की से रिहाई कोर्ट ने अवैध करा दिया ना, उसी में बात हो रही है। जापान में परीक्षण के समय रॉकेट के इंजन में विस्फोट। आप देखिए एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। हमारे देश में क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इंग्लैंड के बाहर पहला विश्व कप रिलायंस कप 1987 भारत और पाकिस्तान में आयोजित किए गए इस टूर्नामेंट को रिलायंस विश्व कप नाम से जाना जाता है। ओवरों की संख्या घटाने के अलावा नियमों में खास बदलाव नहीं किया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में दिन छोटा होने की वजह से निर्धारित 60 ओवरों को 50 ओवर में कर दिया गया था। एशियाई खेलों में ऋतुराज बाहर मनप्रीत करेंगे अगुवाई। चीन में होना है इस साल। तूर और पारुल ने स्वर्ण पदक जीते एशियाई एथलेट चैंपियनशिप। विद्वत ने झटके 7 विकेट दक्षिण क्षेत्र से के साथ सिकंजाए। फाइनल में जोकोविच का सामना अलकराज से होगा। आप देखिए विंबलडन की 35वीं बार ग्रैंड स्लैम की फाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं नोवाक। पहली बार इस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में पहुंचे। 24वीं ग्रैंड स्लैम खिताब से एक कदम दूर हैं जोकोविच। 9वीं बार विंबलडन के पुरुष सिंगल्स वर्ग के फाइनल में पहुंचे हैं जोकोविच। सुमित अंतिल ने अपने ही विश्व रिकॉर्ड में सुधार किया। भारत के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने पेरिस में विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की F64 भाला फेंक स्पर्धा में 70.83 मीटर के प्रयास के साथ अपने विश्व रिकॉर्ड में सुधार करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। सिंधु सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। एक दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु लक्ष्य सेन ने सीधे गेम की जीत का दर्ज करी। यहां अमेरिकी ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पहुंचे। विंबलडन को आज मिलेगी नई महिला चैंपियन। देखिए क्या होता है। मार्गेटा वोल्डोसोवा और ओस ज्यूअर इनमें से कौन एक बनती हैं। ये संघ लोक सेवा के लिए सिविल सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा में सटीक और प्रभावी लेखन से ही सफलता की राह पर आगे बढ़ सकती है। और अपने समय का भरपूर सदुपयोग करने के लिए इंटरनेट मीडिया से दूरी बनाकर रखें। अंतिम समय में नए विषयों पढ़ने के लिए परेशान ना हो। अभी तक जो पढ़ा है उसी पर पूरा फोकस रखें। किसी भी घटना को पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर ना देखें। किसी भी विषय के पक्ष में और विपक्ष दोनों में आप देखते हैं कि दोनों में पहलुओं पर तटस्थ दृष्टिकोण रखें। मॉक टेस्ट देने उत्तर लेखन में यह ध्यान है कि आपका उत्तर एक पक्षीय ना हो। परीक्षा में भी इस बात का पूरा ध्यान रखें। एक ही विषय पर अलग अलग प्रकार की पुस्तकें और नोट्स पढ़ने से बचें। समसामयिक घटनाओं की अद्यतन जानकारी से अपडेट रहें, क्योंकि इसके सभी प्रश्न पत्र से जुड़ाव है। तो जरूर आप लोग पढ़िए, देखिए, ठीक है। और आंसर राइटिंग ही सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये भी आप जानते हैं। यहाँ भी आप देखते हैं जनरल नॉलेज की जानकारी लेती है। परीक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिलते हैं। फ्रांस की नदी में चलाया गया भाप इंजन का पहला जहाज। 1783 में आज ही भाप इंजन वाला दुनिया का पहला जहाज पायरो इसके परीक्षण के लिए फ्रांस की साओन नदी में चलाया गया था। इस जहाज को मार्की क्लाउड
डी जॉफराय ने बनाया था। परीक्षण में आप देखिए यह जहाज 15 मिनट तक चल गया पाया था। बाद में यह उस दौर के सफलतम जहाजों में शुमार हुआ। बम्बई की सड़कों पर दौड़ी थी भारत की पहली बस। भारत में बस सेवा 1926 में आज ही के दिन बम्बई यानी कि मुंबई में अफगान चर्च से फ्रांको माफ करिए क्राफोर्ड मार्केट के बीच शुरू हुई थी। इस सेवा में बेह मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट ने शुरू किया था। इसमें आम लोगों की यात्रा को सस्ता सुगम बना दिया था और वेस्ट की सेवाएं आज भी वहां पर जारी हैं। दुर्गाबाई ने की थी संपत्ति में महिलाओं के लिए अधिकार की पैरवी। स्वतंत्रता सेनानी दुर्गाबाई का जन्म 1909 में आज ही आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री में हुआ था। 8 वर्ष की उम्र में ही शादी को 15 वर्ष की उम्र में तोड़कर क्रांतिकारी जीवन में कदम रखा। गांधी जी से प्रभावित होकर सत्याग्रह से जुड़ी और जेल गई। जेल में अत्याचार देखकर कानून पढ़ने की को प्रेरित हुई। 1946 में संविधान सभा की सदस्य बन गई। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की पैरवी की। 1953 में तत्कालीन वित्त मंत्री सीडी देशमुख से विवाह किया। महिलाओं की शिक्षा के लिए आजीवन प्रयासरत रही है। समुद्री सांपों में फिर से रंग देखने की क्षमता हुई विकसित। जानवरों में रंग दृष्टि मुख्य रूप से विजुअल ऑप्शन नामक जीन द्वारा होती है निर्धारित। इस अध्ययन से पहले सरीसृपों के भीतर नए ऑप्शन जीन का एकमात्र विकास दक्षिण अमेरिका के सांपों का एक प्रजाति हेलिकॉप्स में हुआ था। और 25 करोड़ वर्ष के भीतर 2 एलेफिड वंशावली स्थलीय से समुद्री वातावरण में स्थानांतरित हो रही हैं। कुंडलाकार समुद्री सांपें पाई जाती हैं। ऑप्शन जीन SW1 की 4 प्रतियां। कम रोशनी वाले बिल में रहने वाले जीवन शैली के कारण रंग देखने की क्षमता खो देती है। सूर्य में नजर आए स्पॉट। कुवैत सिटी में शुक्रवार को आकाश में चमकते हुए सूर्य का ये आप देखते हैं सन स्पॉट AR 3363 और AR 3372 नजर आ रहे हैं। ये वे क्षेत्र हैं जो सूर्य की सतह पर काले दिखाई देते हैं। इसमें एक स्पॉट काफी बड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार वह काले इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि सूर्य की सतह के अन्य भागों की तुलना में यह ठंडे हैं। हालांकि सन स्पॉट का तापमान स्थिति में भी आप देखिए 6500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। ऑटिज्म पीड़ित बच्चों की पहचान के लिए विकसित किया गया है ऐप। और आप देखते हैं कि इससे ऑटिज्म न्यूरो डेवलपमेंट विकार से पीड़ित बच्चों की आसानी से पहचान होगी। ऑटिज्म को आप देखिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के रूप में भी जानते हैं। ऐप को स्टार्ट स्कैनिंग टूल्स पर ऑटिज्म रिस्क यूजिंग टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। नवजातों से बातचीत करना फायदेमंद है। जन्म के कुछ महीने के बाद ही बच्चे माता पिता के हाव भाव को समझने लगते हैं। बच्चों की घरेलू भाषा की रिकॉर्डिंग भी की गई है। देखिए बाज के हमलों ने बंद करा दी डाक सेवा। टेक्सास की बात हो रही है। अकेलेपन का मुकाबला करने के लिए मददगार होगा AI से चलने वाला रोबोट। यूरोप अमेरिका भर में रोबोट का उपयोग करने वाली 307 देखभाल प्रदाताओं का सर्वेक्षण किया गया। शोधकर्ताओं ने इसके लिए एक गाइडलाइन बनाने का आग्रह किया है। 69% चिकित्सक इस बात से सहमत हैं कि सामाजिक रोबोट वृद्धों को सहयोग प्रदान कर सकते हैं और अलगाव से राहत दे सकते हैं। 70% डॉक्टर का यह मानना है कि बीमा कंपनियों को प्रभावी मित्रता का पूरक साबित होने पर रोबोटों की लागत को कवर करना चाहिए। रोबोट किसी की भी मदद कर रहा है या नहीं, इसे मापने का तरीका भी ढूंढा जा रहा है। ये पर्वत पर बनाई विशाल कलाकृति देखिए। स्विट्जरलैंड में कैलाश और ओलोन में फ्रांसीसी स्विस कलाकार ने सेफे द्वारा अल्वाइन रिसोर्ट के ऊपर ग्रैंड समोसायर पर्वत पर लगभग आप देखिए 3700 वर्ग मीटर क्षेत्र में पड़ते हुए बच्चे की विशाल कलाकृति बनाई है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं, जैसी आपकी दिलचस्पी हो। इस तरह से आप देखेंगे ये आज के न्यूज़ पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग भेज सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। आप लोग हर हाल में पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है।